गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है जनजातियाँ, और हम भारत की जनजातियों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जनजातियों को बताया था कि कहाँ कौन सी जनजाति का निवास है, उनके निवास क्षेत्रों को हमने बताया था आपको। आज के इस वीडियो में हम संथाल जनजाति को पढ़ने वाले हैं। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति भारत की ऐसी जनजाति है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति के ये संथाल जो लोग हैं सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल में। कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। कहाँ पाए जाते हैं? बिहार। बिहार इनका गढ़ है, ठीक है। संथाल जनजाति का सर्वाधिक मात्रा में लोग बिहार में पाए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, जिसको आसाम बोलते हैं अब, ओडिशा, जिसको उड़ीसा बोला जाता था, इन सभी राज्यों में ये लोग पाए जाते हैं। इन सभी राज्यों के कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के नाम लिख लीजिए आप। छोटा नागपुर के पठार के समीप ये एक जिला पड़ता है संथाल। परगना जिला है, एक 24 परगना जिला है बंगाल का। रांची जानते ही हो आप, पालामाऊ भी आप जानते होंगे, पालामाऊ। हजारीबाग कई बार आपने सुना है। वीरभूमि ये भी आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा कटक ये भी आपने सुना होगा ओडिशा में, ठीक है। तो ये कुछ ज़िले हैं छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाले क्षेत्र में। यहीं पे इन लोगों का सर्वाधिक जो है निवास पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ ज़िले हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये तो इनका निवास हो गया। यहाँ पे कि यहाँ की जो जलवायु है थोड़ी उष्ण आर्द्र प्रकार की है, यानी कि गर्मी भी काफ़ी पड़ती है और बारिश भी ठीक ठाक अवस्था में हो जाती है। लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाला क्षेत्र है ये, और अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा के समीप ये आता है, ठीक है। तो ये लोग जो है मुख्यतः कोई शिकार इनका काम नहीं है। इनका मुख्य काम क्या है? कृषि करना, ठीक है। कृषि करते हैं ये लोग, लेकिन आदिम कृषि करते हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि और आदिम कृषि यानी कि पुराने ज़माने के हिसाब से। आदिम कृषि का मतलब ये होता है पारंपरिक कृषि जो पुराने लोग करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार की ये लोग कृषि करते हैं। और इसके अलावा कृषि करने के अलावा ये लोग झूमिंग कृषि भी करते हैं, ठीक है। आखेट कर लेते हैं। कृषि से निपटने के बाद ये लोग कृषि की भरपाई करने के लिए क्या करते हैं? आखेट भी करते हैं। और इसके अलावा अब बहुत से लोग तो क्या करने लगे हैं? चाय के बागानों में मजदूरी करते हैं। इसके अलावा जो ये अब आपने देखा ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला इंडस्ट्रियल एरिया है भारत का। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत का रिको एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो है उद्योग पाए जाते हैं। तो ये लोग उद्योगों में भी कार्य करते हैं, उद्योगों में मजदूरी करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग हो गए, ये तो बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन जो खनिज आधारित उद्योग है उन सभी उद्योगों में ये लोग कार्य करते हैं। ये इनका मुख्य कार्य है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करते ये लोग, कृषि करते हैं। कृषि के अलावा आखेट कर लेते हैं थोड़ी बहुत। कृषि किसकी करते हैं? चावल की कृषि। चावल की कृषि आदिम ज़माने से करते हैं। ये इन लोगों को फसलों का हेर फेर करना, सिंचाई सुविधा उसमें मुहैया कराना, उसमें खाद बीज वगैरह, ये इनको मालूम नहीं है। इसकी सहायता ये नहीं करते। पुराने ज़माने से जो रीति रिवाजों के अनुसार जो इनकी कृषि होती है
उसी के अनुरूप अपनी कृषि को ये करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है। मज़दूर वर्ग के लोग होते हैं, फिलहाल ये मजदूरी में ज़्यादा इंक्लूड है। आखेट भी ये लोग कर लेते हैं, चाय के बागानों में काम करते हैं, ये उद्योगों में काम करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग हो गए और मैंगनीज आधारित लौह इस्पात उद्योग हो गए, इन उद्योगों में ये लोग मजदूरी का काम करते हैं। ठीक है, इन लोगों की भाषा जो होती है, भाषा ये लोग मुंडा भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा है? मुंडा भाषा, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का एक भाषा है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की एक भाषा है, मुंडा भाषा बोलते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है। जब हम आपके इसमें तो शायद नहीं है, जब हम राजनीति विज्ञान, राजनीतिक भूगोल पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें हम देखते हैं कि भाषा परिवारों को, कौन कौन से भाषा परिवार है, अलग अलग प्रकार के, कोई द्रविड़ भाषा परिवार है, कोई ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, कोई कौन सा परिवार है, कोई आर्य है, कोई क्या है, उन सभी को हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, बोलियाँ वगैरह, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो वगैरह सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी भाषा कौन सी है? मुंडा। लेकिन ये लोग जो है बहुभाषीय होते हैं, यानी कि कई सारी भाषाएं इनको बोलने आता है, क्योंकि ये लोग जो है बिहार में, बंगाल में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो ये लोग बिहारी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, असमी भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोलते हैं। ये लोग इन सभी भाषाओं को बोलने में पारंगत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग मजदूर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जाना पड़ता है, और ये राज्य जो है ये सभी एक दूसरे के समीप है, और चूंकि ये मजदूरी का काम करते हैं, तो मजदूरी के काम में एक से दूसरी जगह पर आवागमन तो होता ही है। तो इस वजह से ये लोग बहुभाषीय होते हैं, सारी भाषाएं इनको बोलना आता है। ठीक है, इनकी जो स्त्रियां होती है, स्त्रियां वो क्या करती है? कंदमूल इकट्ठे करती है। जैसे कि हमने कई सारी जनजातियों में पढ़ा है, कंदमूल इकट्ठे करती है, यानी कि फल फूल बीज वगैरह ये सब इकट्ठी करती है जंगलों में से। इनमें से 70% जो लोग हैं वो पहले कृषि कार्य करते थे, लेकिन अब उनमें से अधिकतर लोग जो है चाय के बागानों में कार्य करने लगे हैं, और मशीनों को चलाने में कार्य करने लगे हैं, उद्योगों में। ठीक है, ये थोड़ा सा इनमें बदलाव आया है। ज़्यादा कुछ नहीं है संथाल जनजाति में, बहुत आसान जनजाति है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ये थोड़ी सी जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी भी जनजातियाँ हम पढ़ेंगे ना, उन जनजातियों में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही आपको लिखना है, बस उसको समझना है, बस इसको रटना नहीं है, समझने की चीज़ है बस, ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है। जो 2-4 बातें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हो। ये शॉर्ट नहीं है, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है, फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस बहुत बड़ा था, जो मैंने बताया था ना आपको, बहुत बड़ा था सिलेबस, और वो एक एक टॉपिक भी हमारा कई दिनों में पूरा हो रहा था। यहाँ पे बहुत छोटा सा सिलेबस है और एक एक टॉपिक हमारा एक एक दिन में हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर किया जाए तो बहुत जल्दी आपका कोर्स हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ जाए, सभी जनजातियों को डिटेल में हम पढ़ लें, तो मैं यही चाहता हूँ। इसलिए एक एक जनजाति में एक एक दिन में ले रहा हूँ उनको। लेकिन होता क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। निवास क्षेत्र लिखना है आपको, 4-5 बिंदु लिखने हैं। देखिए, एक जितनी भी जनजाति आप पढ़ोगे 4-5 बिंदु लिखते हैं। एक तो सबसे पहले तो उसका परिचय 2-4 लाइन लिखे वो कर देना है आपको, फिर उसका निवास क्षेत्र लिखना है, फिर उसके आर्थिक क्रियाकलाप लिखने हैं, भाई करते क्या है वो, आर्थिक क्रियाकलाप, फिर उनकी सामाजिक व्यवस्था लिखनी है, सामाजिक व्यवस्था, और इसके बाद आखेट पद्धति अगर कुछ हो तो वो आर्थिक क्रियाकलाप के साथ ही आपको लिखना है। आखेट पद्धतियाँ यानी कि शिकार करने की कुछ पद्धतियाँ होती होगी उनकी, तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनके शादी ब्याह के संबंध जितने भी होते हैं वो सब आपको लिखना है। और इसके अलावा सामाजिक बदलाव, लास्ट में ये टॉपिक लिखना है, सामाजिक बदलाव। बस ये टॉपिक आपको 4 या 5 टॉपिक लिखने हैं, कोई सी भी जनजाति आप पढ़ रहे हो, बस ज़्यादा नहीं है उसमें, इतने 4 या 5 टॉपिक।
आर्थिक देखिए निवास क्षेत्र में आप लिख दोगे भाई ये यहाँ रहते हैं। बुशमैन जनजाति के बारे में कालाहारी मरुस्थल में मकर रेखा के आसपास ये उष्णकटिबंध का क्षेत्र है, ये ऐसे ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आर्थिक क्रियाकलापों में लिखेंगे भाई ये काम करते हैं, ये तीरों के बिचला का काम करते हैं, आखेट इनका काम है, कृषि कार्य इनका काम है, या पशु चरवाहा इनका काम है, ये सारे काम इनके लिख देंगे। इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलापों में लिख देंगे भाई चटाई बनाते हैं कि रुई बनाते हैं कि चावल का उत्पादन करते हैं कि चाय के खेतों में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये लिख देंगे। साथ ही साथ इनमें सामाजिक व्यवस्था में भाषा वगैरह भी आप निवास क्षेत्र के अंदर लिख सकते हो, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी जनजाति क्या है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनके रहन सहन, खान पान, वस्त्र, भोजन के साथ भोजन और वस्त्र, हाँ ये 2 टॉपिक और है इसमें, भोजन और वस्त्र ये भी आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि सभी जनजातियों का भोजन अलग अलग है, वस्त्र भी अलग अलग है। ये एक टॉपिक है भोजन। इनके बारे में वस्त्र कैसे होते हैं, इनके वस्त्र वैसे ही होते हैं, छोटी सी धोती पहनती है औरतें, धोती या फिर घाघरा टाइप कुछ पहनती है, चोली वगैरह पहनती है, दुपट्टा पहनती है। पुरुष लोग जो है पैंट बुशर्ट पहनते हैं या कुर्ता, छोटा कुर्ता और पैंट पहनते हैं, उसके नीचे सिर पे पगड़ी वगैरह बांधते हैं। ये इनकी वेशभूषा है। ज़्यादा अलग अलग जनजातियों में आपको ये सब कुछ लिखने होंगे, भोजन वस्त्र ये भी आपको लिखना होगा, ठीक है। ये सामाजिक व्यवस्था में ये लिखना है आपका, सामाजिक मतलब ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, ये तो सभी में है लगभग। और इसके अलावा इनके विवाह इस प्रकार के होते हैं, इनके परिवार का मुखिया ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। ये 2-4 बातें आपको लिखनी है। एक घर भी आपको लिखना है, घर कैसा होता है, सामाजिक व्यवस्था में ही वो आ जाएगा, ठीक है। आखेट पद्धति अगर होगी तो सामाजिक बदलाव में लिखना है आपको, लास्ट में सामाजिक बदलाव टॉपिक डालना है, जितने भी टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद। तो सामाजिक बदलाव में आपको क्या लिखना है कि ये लोग पहले ऐसे थे, वर्तमान में सरकार के प्रयासों से धीरे धीरे विकसित सभ्यता की ओर ये आते जा रहे हैं। इस तरीके से आपको ये 4 या 5 टॉपिक में एक जनजाति आपकी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको भी ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से बहुत कम शब्दों में हमको लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न भी आएंगे तो आपको छोटा ही लिखना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट ध्यान देना, अगर आपको जनजाति के बारे में ज़्यादा बातें नहीं आती है या ज़्यादा बातें आती भी है तो आप जितना लिखो उसके बाद नक्शे के अंदर उस जगह को दर्शा के ज़रूर आना, ठीक है। नक्शे के अंदर, ठीक है। आप जहाँ 10 लाइन लिखोगे वहाँ आप 5 लाइन लिख करके नक्शा बना दोगे तो आपका बराबर माना जाएगा, ठीक है। आपको 10 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आती है तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आगे चलने के बाद हम देख लेते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले आपको लगभग सभी जनजातियों में एक बात लिखनी है कि ये भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, इनमें ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, इनमें ये लोग विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं प्रकृति पूजक होते हैं, यानी कि प्रकृति को पूजते हैं। प्रकृति पूजक, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ हो या वर्षा हो, बादल हो, आसमान हो, ज़मीन हो, इसके अलावा दिखने वाले पहाड़ हो, इन सभी चीज़ों को, नदियाँ हो, इन सभी को ये पूजते हैं, ठीक है, पूजनीय मानते हैं। तो कह सकते हैं कि ये प्रकृति पूजक भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग अपने वंशों के नाम प्रकृति के आधार पर रखते हैं, यानी नदियों के नाम पर, पर्वतों के नाम पर और पेड़ों के नाम पर। इसके अलावा पेड़ों के अलावा पशुओं के नाम पर, पदार्थों के नाम पर, इन सभी के नाम पर अपने वंशों के नाम ये लोग रखते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उन प्रकृति की चीज़ों को सामने रख करके ये अपने वंशों के नाम निर्धारित करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति से विशेष इनका लगाव होता है। इनके अलावा
इनके गांव में एक मुखिया होता है, गांव का मुखिया। नाम हालांकि उसका कुछ नहीं दिया गया है किताबों में। गांव का जो मुखिया होता है, उस गांव के मुखिए को सभी गांव के जितने भी मसले होते हैं उन मसलों का निपटारा करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। यहाँ तक कि एक मुखिए की जिम्मेदारी दूसरे गांव के मुखिए तक की भी होती है, यानी कि उसका अधिकार क्षेत्र दूसरे गांव तक भी होता है। ठीक है, यानी कि गांव का मुखिया जो कहते हैं, गांव का मुखिया यहाँ पर बहुत अच्छा पावर रहता है, सभी लोगों को इसकी बात मानना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद इनके विवाह संबंधों को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है ये विवाह संबंध। 2 प्रकार के विवाह इनमें प्रचलित है, एक तो सामान्य विधि से और एक अपहरण विधि से, अपहरण किडनैपिंग विधि। ठीक है, सामान्य विधि कैसी होती है? देखिए, सामान्य विधि में तो क्या होता है, एक होता है बिचौलिया, जैसा अक्सर हमारे भी होता है बिचौलिया, जिसको रेबर बोलते हैं, रेबर। बिचौलिया क्या करता है, लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी कि लड़की के पिता की बात को लड़के के पिता के पास पहुंचाता है, लड़के के पिता की बात को लड़की के पिता के पास पहुंचाता है, और इस तरीके से वो दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, एक विधि तो ये होगी सामान्य विधि। ऐसा हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, आसपास के इलाकों में कोई भी लड़की का पिता डायरेक्टली किसी लड़की के पास नहीं जाता, बीच में कोई ना कोई तो होता ही है। ठीक है, विवाह एक गोत्र के दूसरे गोत्र में ही करते हैं, ये भी एक इनकी विशेषता है, यानी कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होता, सेम गोत्र में विवाह नहीं। एक ही कुल के, एक ही गोत्र के लोग अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का विवाह दूसरे कुल की बच्ची से ही करते हैं, अपने कुल की, अपने गोत्र की बच्ची से नहीं करते। ठीक है, यानी कि विवाह करने के लिए 2 गोत्रों का होना ज़रूरी है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली विधि तो आपको समझ में आ गई, सामान्य विधि लिख लेना है इसमें, कि इसमें एक बिचौलिए रेबर के माध्यम से शादी करवाई जाती है, जो लड़की के पिता को लड़के के पिता की सूचना देता है और लड़के के पिता को लड़की के पिता की सूचना देता है, और दोनों में आपस में बातचीत के माध्यम से उनका विवाह करवा दिया जाता है। जिसमें क्या होता है आगे की प्रक्रिया, विवाह जब सेट हो जाता है मामला, तो क्या करता है लड़का, लड़के वाले, ठीक है, दूल्हे वाले, लड़के वाले क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की के पिता के पास जाते हैं और उसको पैसे दे के आते हैं शादी से पहले ही। ठीक है, सगाई वगाई जो पक्की बात होती है, उसके बाद उनको पैसे दे के आते हैं लड़की के पिता को। पैसे किस लिए देते हैं? पैसे उसकी लड़की की शादी के इंतज़ाम के लिए पैसे देते हैं, कि जब बारात आएगी तो बारात की दावत, यानी कि उसके लिए खाना और लड़की का दहेज, उसके लिए उसको पैसे दे के आते हैं ताकि वो अपना इंतज़ाम कर सके। ये इनकी प्रथा है। ठीक है, इनमें ऐसा प्रचलित है। तो एक पद्धति तो ये होगी, फिर ये बारात वगैरह जाती है तो वो इनको वापस वही पैसे को लौटा देता है। एक प्रथा तो ये होगी। दूसरी प्रथा कैसी होती है? दूसरी प्रथा बहुत खतरनाक प्रथा है, बहुत तगड़ी प्रथा है। दूसरी प्रथा होती है, एक तो सामान्य लिखी है आपने, सामान्य प्रथा मैंने आपको समझा दिया है, अब आप अपने शब्दों में इसको लिख लेना। दूसरी प्रथा होती है अपहरण विधि, ये भी आपको समझा दूंगा मैं, अपने शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, नोट्स बनाना सीखिए। आरपीएससी की तैयारी करनी है आपको, यूपीएससी की तैयारी करनी है आपको, आरएस बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी वगैरह जितने भी आपके सपने हैं, उस सपने बुनने के लिए, बन तो गए सपने, अब उनको बुनना है। ठीक है, बुनने के बाद वो एक कमाल बन जाएगा। तो क्या करना है आपको कि ये जितने भी इनके विवाह होते हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। क्या ना मतलब ये विवाह तो हम बाद में करेंगे, आप नोट्स बनाना सीखिए। ठीक है, हर चीज़ आपको लिखाई जाएगी, तो आपकी जो क्या कहते हैं उसको बुद्धि है, वो बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। सर लिखा हुआ दो, नोट्स दो, नोट्स दो। यहाँ मैं सोचता हूँ कि आपको खुद ये अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि आप खुद बना सकें। चलिए, दूसरी विधि कौन सी है? खतरनाक विधि है अपहरण विधि। अपहरण विधि में क्या होता है कि लड़की शादी लायक हो जाती है, रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते नहीं मिलते हैं, तो लड़की का पिता, ध्यान दीजिएगा यहाँ लड़की का पिता है, ठीक है, किसी भी एक लड़के को देख लेता है, तो वो क्या करता है, उस लड़के को कहता है कि मेरी लड़की को अपहरण कर करके ले जा। क्या?
मेरी लड़की को उठा के ले जा, भगा के ले जा, ठीक है। तो वो लड़का आता है और अपने दोस्तों के साथ आता है, उस लड़की को उसके बाप के घर से, तेरे बाप के घर से उठा करके ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जंगलों में ले जाता है, पहाड़ों पर ले जाता है, ठीक है। उसके दोस्त वगैरह सब होते हैं उसके साथ। ले जाने के बाद पहल तो लड़की इसका विरोध करती है, ठीक है। पहल तो लड़की इसका विरोध करती है, फिर 1-2 दिन तक उसके साथ रहती है लड़की, लड़के के साथ, ठीक है। फिर 1-2 दिन उसके साथ रहने के बाद लड़की इस अपहरण को सहन कर लेती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों, ये परंपरा है वहाँ की, ठीक है। हमारे यहाँ होता है ऐसा, तो वो फिर दूसरा मैटर होता है, लेकिन वहाँ की ये परंपरा है संताल लोगों की। तो वो वापस आते हैं एक्सेप्ट करने के बाद लड़की की, और एक्सेप्ट करने के बाद लड़के का पिता और लड़की का पिता दोनों बैठ करके आपस में शादी की जितनी भी रस्में हैं वो शादी की रस्में और कस्में पूरी करते हैं, ठीक है। ये दूसरी विधि होती है। बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी दोनों विधि। एक तो थी सामान्य विधि जिसमें बिचौलिए द्वारा शादी करवाई जाती है, दूसरी होती है अपहरण विधि जिसमें लड़की का पिता बोलता है लड़के को कि मेरी बेटी को ले जा भगा करके, वो भगा करके ले जाता है अपने दोस्तों के साथ, ज़बरदस्ती ले जाता है उसको मना करने के बावजूद भी। और ले जाने के बाद पहल तो लड़की इसका विरोध करती है, विरोध करने के बाद उसको सहन कर लेती है, और सहन करने के बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। वापस आ जाते हैं तो शादी आराम से राजी खुशी करवा दी जाती है। ये 2 प्रथाएँ इनकी प्रचलित हैं। चलिए इतनी बात होगी, अब इनकी सामाजिक बदलाव देख लेते हैं इनमें। ये 2 ही बातें थी इनमें जो इम्पोर्टेंट थी, बाकी तो सेम चीज़ें हैं लगभग सभी में। इसके बाद सामाजिक बदलाव जो इन लोगों में आया है, सामाजिक बदलाव यही आया है कि ये लोग पहले चाय के बागानों में खेती करते थे, चाय के बागानों में मजदूरी करते थे, और इसके अलावा खेतों पर जाकर के ये लोग दिन दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वहाँ पर उद्योगों में, आसपास उद्योग बहुत है, उद्योगों में बंदरगाहों पर जाकर के ये लोग जो मजदूरी का कार्य करते थे, दिहाड़ी मजदूरी। लेकिन शिक्षा दीक्षा का प्रचार होने से, सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहित किए जाने से, शिक्षा के माध्यम से ये लोग वर्तमान में सुपरवाइज़र, मैनेजर और जो इंडस्ट्री में बड़े से बड़े पद पर भी ये लोग कार्यरत हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी ये लोग धीरे धीरे संपन्न होते जा रहे हैं, यानी कि राजनीतिक अधिकार भी ये लोग अपने लिए प्राप्त करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जितना समझाया गया है उतनी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ और 2-4 चीज़ें ऐड करनी है तो आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल तो है ही, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं उसी मोबाइल में आप गूगल सर्च करके 2-4 बातें और इंक्लूड कर सकते हैं और इसको मैटर को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मेरे ख्याल से उतना काफ़ी है। उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।